कोलकाता मर्डर और रेप केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। आज लगातार चौथे दिन आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। अब कोलकाता रेप मर्डर केस में साइकोलॉजिकल टेस्ट से लेकर पॉलिटिकल टेस्टिंग का क्या क्या मसला हुआ है, इस रिपोर्ट से पूरे डिटेल में आपको हम समझा रहे हैं। कातिल नंबर 1 का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। क्या डॉक्टर बिटिया के मर्डर का राज खुल गया? कातिल नंबर 1 के दिमाग का पोस्टमार्टम हो गया। क्या डॉक्टर बिटिया के मर्डर का मास्टरमाइंड मिल गया? कातिल नंबर 1 की ब्रेन रीडिंग हो गई। क्या डॉक्टर बिटिया की मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई? डॉक्टर बिटिया के कातिल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 या फिर सिर्फ संजय रॉय है? डॉक्टर बिटिया के कत्ल के आरोप में पकड़ा गया संजय रॉय क्या सिर्फ एक प्यादा है? असली आका कोई और है? डॉक्टर बिटिया का कातिल सिर्फ संजय रॉय है तो उसने कैसे अकेले ही गैंग रेप जैसी बर्बरता कर दी? ये वो सवाल है जिसका जवाब सीबीआई जल्द से जल्द जान लेना चाहती है। सुराग के नाम पर सबसे बड़ा क्लू कातिल नंबर 1 संजय रॉय ही है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री के इन सवालों का जवाब मिलेगा कैसे? क्रिमिनोलॉजी की किताबों में इसका एक जवाब साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा है, किस सवाल पर आरोपी का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, उसकी एक एक हरकत को ब्रेन पकड़ लेता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने इसी मेथड का इस्तेमाल किया है। इसीलिए सीबीआई ने डॉक्टर बिटिया के मर्डर के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। सीबीआई की सीएफएसएल टीम के 5 एक्सपर्ट सवालों की लिस्ट के साथ कातिल नंबर 1 संजय रॉय के सामने बैठे और उसके दिमाग को रीड किया। संजय रॉय से क्या क्या सवाल किया और उसने क्या क्या जवाब दिया, वो बताने से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, उससे सीबीआई को मिलेगा क्या, वो जान लेते हैं। दरअसल साइकोलॉजिकल टेस्ट कातिल के मेंटल, इमोशन और बिहेवियर की जांच करता है। इसके जरिए कातिल की पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड की जांच की जाती है। साफ साफ और सीधे शब्दों में कह लें तो कातिल के आरोपी संजय रॉय के दिमाग में 8 अगस्त की रात को क्या क्या चल रहा था। जब उससे उस रात से जुड़े सवाल किए जाएंगे तो कातिल का झूठ और सच तुरंत पकड़ में आ जाएगा। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर लिया है। कातिल के दिमाग में क्या क्या था, सब सीबीआई को पता चल चुका है। सीबीआई ने साइकोलॉजिकल टेस्ट के सवालों की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उससे पूछा गया था घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे, किसी से कोई दुश्मनी अगर है तो उनके नाम क्या हैं, वारदात वाली रात को कितनी शराब पी, अस्पताल में क्या किया, किस किस से मिले थे, सेमिनार हॉल में क्यों गए, पीड़िता को कहां देखा, क्या वारदात से पहले पीड़िता से कोई बात हुई, घटना को अंजाम देने के बाद कहां गए, वारदात के बाद किस किस को फोन करके बात की, पोर्न वीडियो देखने की लत कब से है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सीबीआई की लिस्ट में ये सब सवाल कैसे आए। इन सवालों का आरोपी संजय रॉय से क्या लिंक है? सीबीआई इस पूरे मामले पे अंजाम तक पहुंचने के लिए संजय रॉय के घर पर गई और उसकी मां से भी पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें सीबीआई को ये पता लगा है कि संजय रॉय के मोबाइल पे तमाम पॉर्न वीडियोस थे और वो आदी था इस तरीके के पॉर्न वीडियोस को देखने के लिए। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ आरजीकर अस्पताल में, उस दिन संजय रॉय इस पूरे पॉर्न वीडियो को देखने के बाद रेड लाइट एरिया भी गया था और उसके बाद ही वहां से वो अस्पताल पहुंचा। पुलिस और सीबीआई ये तमाम इस पूरे मुद्दे पर जांच कर रही, लेकिन सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट से ये जानना चाहती है, उसके बिहेवियर को समझना चाहती है कि आखिरकार संजय रॉय क्या चाहता था और क्या इस वीडियोस और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद वो अस्पताल पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो उसके साथ कौन लोग थे इस घटना में शामिल होने के लिए। इस थ्योरी को सीबीआई पूरी तरीके से क्रैक करना चाहती है। अमूमन साइकोलॉजिकल टेस्ट 3 से 4 घंटे का होता है जिसमें घटना से जुड़े सवाल किए जाते हैं। आरोपी संजय रॉय से सीबीआई के सवाल पूछने की पहली वजह यह है कि सीबीआई जानना चाहती है कि आरोपी को किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी वो किसी मानसिक बीमारी से तो नहीं जूझ रहा। दूसरी वजह है आरोपी किसी तरह की स्प्लिट पर्सनालिटी से ग्रसित तो नहीं है,
यानी उसके व्यवहार और स्वभाव अजीब तो नहीं है। तीसरी वजह यह है कि आरोपी इतना हिंसक कैसे हो सकता है, एक महिला के लिए उसके मन में इतनी क्रूरता कैसे आ सकती है। चौथी वजह रेप और मर्डर का मोटिव जानना है, उसने ये जघन्य अपराध क्यों किया और क्राइम करते वक्त उसके मन में क्या चल रहा था। पांचवी वजह ये जानना है कि कहीं आरोपी साइको किलर या सीरियल रेपिस्ट तो नहीं है, क्या वो इस तरह का क्राइम पहले भी तो नहीं कर चुका, यानी वो आतन तो इस तरह का गुनाह नहीं करता। सबसे अहम छठी वजह है अपराध का इल्जाम आरोपी जानबूझकर सिर्फ अपने ऊपर तो नहीं ले रहा, क्या वो किसी प्लान के तहत तो ऐसा नहीं कर रहा। सवाल यही है, कहीं आरोपी संजय रॉय मोहरा तो नहीं है, असली मास्टरमाइंड कोई और है, क्योंकि जिस तरह से रेप और मर्डर हुआ है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है उससे एक आदमी इतनी बड़ी वारदात कर सकता है, इस पर शक पैदा हो रहा है और यही शक डॉक्टर बिटिया के पिता भी कर रहे हैं। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। डॉक्टर बिटिया के पिता के इन आरोपों के पीछे कई वजह भी है, जिसमें कुछ तो आरोप बहुत ही चौंकाने वाले हैं। चेस डिपार्टमेंट की तरफ से अननेचुरल डेथ घोषित कर देना, मर्डर के बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर वालों से व्यवहार, 3 घंटे तक डॉक्टर बिटिया के शव तक को देखने क्यों नहीं दिया गया, डिपार्टमेंट में डॉक्टर और स्टाफ ने घर वालों से सहयोग क्यों नहीं किया, अंतिम संस्कार में अस्पताल और प्रशासन ने क्यों जल्दीबाजी दिखाई, डॉक्टर बेटी की पिता ने बेटी की मौत के बाद भी क्या क्या झेला, सुनेंगे तो हिल जाएंगे। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो क्या बोलेंगे उसको। डॉक्टर बिटिया के पिता का सबसे ज्यादा सवाल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर है और सीबीआई जिस तरह से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि संदीप घोष कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो डॉक्टर बिटिया के घर वालों के आरोपों से जुड़े हैं। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के फोन कॉल और चैट की डिटेल मोबाइल कंपनी से मांगा है। पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ने 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किससे किससे संपर्क किया और उन्होंने मृतका के माता पिता को लगभग 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया था। इस थ्योरी पर सवाल जवाब के अलावा कॉल डिटेल्स और जो ट्रेनी डॉक्टरों और लोगों को बुलाया गया उनके बयानों को मैच कराया जाएगा। सीबीआई घटना की रात अस्पताल के पास एक्टिव सभी मोबाइल और ब्लूटूथ की भी डिटेल निकाल रही है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या कोई लिंक कातिल नंबर 1 संजय राय से जुड़ तो नहीं रहा है। फिलहाल सीबीआई कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। साइको एनालिसिस टेस्ट से रिजल्ट नहीं आता है तब सीबीआई नार्को टेस्ट और दूसरा पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा सकती है। इसके अलावा सीबीआई आरजी कर अस्पताल की 3D मैपिंग भी करा रही है ताकि कातिल नंबर 1 के बयानों से सारी टाइमिंग को चेक किया जा सके। कोलकाता कांड पर अस्पताल पर सवाल तो हैं ही। जिस तरह से इस घटना को लेकर एक्शन हुआ और 14 अगस्त को अस्पताल में धरना कर रहे डॉक्टरों पर हमला हुआ, कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसकी पीड़ा खुद डॉक्टर बिटिया के पिता ने महसूस की है। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। মেয়েকে মানুষ করে আজকে যেন হারিয়ে না ফেলতে হবে। 62 বছর ধরে যেটা করেছি এরকম ভাবে যেন কাউকে এরকম জলে ভাসিয়ে দিয়ে দিতে হয়। আর কিছু বলতে পারবো না দিদি, আমি পারছি না।
पीड़ित के पिता दुखी हैं। कोलकाता पुलिस की जांच को लेकर पीड़ित के पिता सवाल कर रहे हैं। देश भर के डॉक्टर महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये बात दीदी भी समझ रही हैं। बात सिर्फ महिला डॉक्टर की नहीं है, बात महिला सुरक्षा की है, जिसका असर बंगाल की सियासत पर भी पड़ना तय है। इसीलिए दीदी भी महिला सुरक्षा कानून को लेकर एक्टिव हो गई हैं, जिसे आप पश्चिम बंगाल सरकार के नए दिशा निर्देश से समझ सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए रात्रि रेड साथी ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के जरिए महिलाओं को कोलकाता पुलिस से मदद आसानी से मिल सकती है। एक स्पेशल मोबाइल फोन ऐप को लोकल पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। सभी कामकाजी महिलाओं के फोन में ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और महिला छात्रावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की रात में तैनाती रहेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए अलग रेस्ट रूम होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि जितना संभव हो सके उतनी महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना चाहिए। ये भी देखा जाएगा कि महिला डॉक्टरों और नर्सों की ड्यूटी का शेड्यूल 12 घंटे से ज्यादा का न हो। हम सब सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों साल 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है। ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर खत्म करे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। खत्म करे और ऐसा सजा हो और किसी का हिम्मत ना हो ऐसे अपराध करने का। दीदी ने भले ही नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस घटना ने दीदी के सियासी करियर पर बड़ा डेंट लगा दिया है, जिसकी बीजेपी ही नहीं, खुद उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने भी कई सवाल पूछ लिए हैं। उनका इशारा तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के एक्शन पर है। सुखेंदु शेखर ने तो सीबीआई से अपील की है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी पार्टी बनाकर पूछताछ की जाए। टीएमसी सांसद ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई, हाल की दीवार क्यों गिराई गई, संजय रॉय को संरक्षण किसने दिया, 3 दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया। सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है, वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए, जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एट द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव way. So this demand, we strongly condemn this demand of arresting CP. ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। कोलकाता कांड को लेकर टीएमसी के भीतर मोर्चा खुल गया है। बाहर बीजेपी अलग तरीके से घेर रही है। उनके भी टारगेट पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता पुलिस कातिलों को ढूंढने के बजाय सवाल उठाने वालों को ही उठा रही है, जिसमें उन्होंने 2 डॉक्टरों और बीजेपी की नेता लॉकेट चटर्जी पर अफवाह फैलाने के आरोप में नोटिस जारी करने पर सवाल उठा दिया है। गलत खबर और अफवाह फैलाने के आरोप में 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की ओर से बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया गया है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और 2 डॉक्टरों को भी नोटिस दिया है और लाल बाजार पुलिस थाने में पूछताछ के लिए भी बुलाया है। लॉकेट चटर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये नोटिस किस चीज का है और किस लिए पुलिस ने आपको बुलाया है? पहले तो मेरे पास कोई नोटिस अभी तक नहीं आया, आएगा तो अच्छे से जाएंगे हम लोग। करोड़ों करोड़ों जनता इसके ऊपर सोशल मीडिया में, मेरा फोन में पूरा भर गए हैं, पूरा विदाउट पॉलिटिक्स यहाँ पे विचार के लिए वांट जस्टिस। इसके ऊपर देश का मांग है, पश्चिम बंगाल का मांग है। तो अगर कोलकाता पुलिस हमको किस लिए किया, कारण क्या है, जाएंगे। और दूसरा भी बात है, कोलकाता पुलिस का काम क्या ये है, जितना उन्होंने प्रायोरिटी अभी सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, जनता लिख रहे है, उसके ऊपर देख रहा है, अगर थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस अगर सीबीआई को मदद करने के लिए दे देते तो जस्टिस तुरंत आ जाते थे। लेकिन ये लोग उल्टा किया,
पूरा एविडेंस को छुपाने के लिए इसका पूरा कोशिश चल रहा है, डराने का कोशिश चल रहा है। हमको डरा के क्या होगा? ऐसी तो कोलकाता पुलिस स्पाइनलेस है, हम लोग डरते नहीं है। और ममता बनर्जी ने दिखाया था, जब 2011 में आए थे, उन्होंने दिखाया था आंदोलन कैसा होता है, तो हम लोग तो वहीं से सीखे हैं। दीदी की मुश्किल यही नहीं थम रही है। बंगाल बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री इसे और भी हाइप देने में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है, किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य कांड पर दीदी भले ही डिफेंसिव मोड में हैं और इंडी अलायंस के उनके साथी भी भले ही आक्रामक नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर जिस तरह से इस घटना की सुनवाई के लिए 20 तारीख का दिन तय किया है, यकीनन आने वाले दिन ममता सरकार के लिए आसान नहीं होने वाले हैं।